नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 40 जिसका नाम है टैक्स लॉज। और टैक्स लॉज में बेसिकली हम आईटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जीएसटी जो है उसका भी हम एक ओवरव्यू लेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। अगर हम बात करें कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो बेसिकली हमें यहाँ पर कई सारे जो प्रोविजंस हैं टैक्स लॉज के, वो यूज़ में आते हैं हमारे, स्पेशली जो टीडीएस वगैरह बैंक जब डिडक्ट करते हैं और उसके बाद में फर्दर उनको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भेजा जाता है, उसको वहाँ जाता है। तो कई जो प्रोविज़न हैं, वो बैंकिंग में यूज़ में आते हैं, स्पेशली डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, तो इनकम टैक्स को जो हमारा आईटी एक्ट है 1961, उसमें इसके बारे में पूरा दे रखा है। जो भी लॉ है टैक्सेशन किस तरह से होगा इनकम पर, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से होगा। अब इस टैक्स में जो टैक्सेशन ऑफ इनकम की बात की गई है कि किस तरह से टैक्सेशन डिसाइड किया जाएगा इनकम पे, तो उसमें दो क्राइटेरिया रखे हैं। पहला है रेजिडेंस, दूसरा है प्लेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि रेजिडेंस का मतलब हो गया कि वो पर्सन कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है, इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है। दूसरा है उसकी जो इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसका प्लेस कहाँ है, इंडिया से जनरेट हुई है, बाहर से जनरेट हुई है, ये है। अब इनकम की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। तो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नेचर की नहीं है, बहुत सारा डिटेल उसमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन नहीं गई है, दस देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट इनकम। तो इस तरह से है। एसएससी और असेसमेंट ईयर की बात अगर हम करें, अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, तो उसमें जो इनकम जो भी राइज हुई है टू अ पर्सन कॉल्ड एसएससी, एसएससी वो पर्सन हो गया जिसकी हम इनकम की बात कर रहे हैं, जिसने इनकम जनरेट की, जिसने इनकम अर्न की है, उस पर टैक्स किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के बेसिस पे उस पर टैक्स किया, उस पर इनकम टैक्स बनाया जाएगा कि कितना बनेगा। द टर्म असेसमेंट ईयर रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। और असेसमेंट ईयर का जो हम बात करते हैं, तो असेसमेंट ईयर हम किसे कहेंगे? असेसमेंट ईयर हम कहेंगे जो 12 महीने का टाइम है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा उस साल, हर साल जो शुरू होता है उसको हम मानेंगे। और इनकम राइजिंग इन द प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? जो उससे पहले जो खत्म हो चुका है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है उसको हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। उसकी इनकम को, द इनकम अराइजिंग इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम हुई है उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाएगा। प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ऑफ द एसएससी। तो 1 अप्रैल से जो हमारा साल शुरू हो रहा है, उससे प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर उससे पहले जो खत्म हुआ है, उसमें जो इनकम हुई है उसके हिसाब से हम असेसमेंट ईयर में उसका टैक्सेशन उस पर होगा। अब अगर बात की जाए रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो रेजिडेंशियल स्टेटस की में क्या है? द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसएससी हैज वॉज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पिछले साल में वो कितने दिन, वो पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एसएससी जो है, वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट था, तो उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया गया। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इंडिविजुअल के केस में तो यह है कि वो कितने दिन प्रेजेंट था इंडिया में, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। कॉर्पोरेट के केस में क्या है? इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो जो पर्सन है, जो कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें, तो वो कॉर्पोरेट जो है जिनका कंट्रोल और मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो कहाँ पे है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। व्हेन अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी है, दैट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट इंडिया और बॉडी कॉर्पोरेट सेटअप बाय स्टैट्यूट और कंपनी हुज कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया। तो कोई ऐसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, जो इंडियन कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट सेटअप बाय स्टैट्यूट ऑफ कंपनी, यानी कि इंडिया का कोई लॉ है उसके अंडर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे? सच अ कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी को हम क्या मानेंगे? उस कंपनी को मानेंगे कि वो इंडिया की रेजिडेंट है, क्योंकि कंपनी भी क्या है? कंपनी भी बेसिकली जो है वो एक लीगल जो है, लीगल पर्सन है, तो उसको भी इस तरह से ही हम उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो भी इस तरह से होगा कि वो इंडिया की रेजिडेंट है या नहीं है।
देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड कैटेगरी। अब 2 कैटेगरी हो गई, पहला हमारा इंडिविजुअल हो गया, दूसरा हो गया कंपनी की बात। इंडिविजुअल का कि वो उसने कितने दिन रिज़ाइड किया इंडिया में, उसके हिसाब से डिसाइड होगा, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन वो इंडिया में रहा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कॉर्पोरेट की यानी कि कंपनीज़ की बात करें, तो कंपनी के केस में क्या है कि उनका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। थर्ड अगर एक और तीसरी जो कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या है, कॉल्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो थर्ड कैटेगरी जो है इसमें हमारे जो एसएससी होंगे, जैसे कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह जो हैं, ये इसमें आएंगे। The income declared by the resident SSC from anywhere in the world is taxable under इनकम टैक्स एक्ट। तो जो रेजिडेंट एसएससी है यानी कि इंडिया का कोई रेजिडेंट है, उसकी इनकम कहीं से भी होती है दुनिया भर में, जो डिक्लेयर उसने की है वो क्या है, टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। एज अगेंस्ट दिस, in the case of non-resident and person who are not ordinary resident in India, any income derived abroad is not taxable and only income occurring or as arising in India is liable to the tax in India। अब इसके अगेंस्ट में दूसरे केस अगर हम देखें, जो नॉन रेजिडेंट है या फिर पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उनके केस में क्या है, जो इनकम उनकी इंडिया के अंदर हुई है, इनकी इंडिया के अंदर हुई है, केवल वही इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। जो इंडिया के बाहर इनकम उन्होंने की है वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। दूसरा है हमारे हेड ऑफ इनकम। इनकम के कौन कौन से हेड हैं वो हैं इसमें अलग दिए हुए। कुछ एप्लीकेशन जैसे इसमें कर रखा है कि पैन कार्ड चाहिए होगा ओपन करने के लिए, कोई भी टर्म डिपॉजिट वगैरह 50,000 से ऊपर, या फिर डिक्लेरेशन देना होगा फॉर्म 60 या 61 पे। अब हेड की अगर हम बात करें ना, जो तो इनकम टैक्स को जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमारे फॉलोइंग हेड्स। तो पहला हमारा सैलरीज हो गई, या तो सैलरी से इनकम है, सैलरी की इनकम हो गई। सेकंड हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस या प्रोफेशन से जो प्रॉफिट गेन हुए। चौथा हमारा कैपिटल गेन्स हो गए। फिफ्थ हो गया हमारा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, तो बाकी सोर्सेज से इनकम। तो ये 5 जो हैं वो हेड हैं इनकम के, इन तरह से इनकम हो सकती है। अब इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, जो इनकम किसी एसएससी की क्या इनकम होगी वो कैसे कंप्यूट की जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप हैं, इनकम अराइजिंग अंडर वेरियस हेड टू बी इनकम इज कंप्यूटेड सेपरेटली एज पर द रिलेवेंट सेक्शन कवरिंग ईच इनकम। तो जितने भी जो हमारे ऊपर के जो हमने दिए हुए हैं, जो 5 हेड हैं, उनकी जो इनकम हुई है वो सेपरेटली क्या की जाएगी, वो सेपरेटली कंप्यूट की जाएगी। और कंप्यूट किस तरह से की जाएगी, जो भी उनके अलग अलग जो सेक्शंस हैं जो इन हेड को गवर्न करते हैं, उनके हिसाब से इनका की जाएगी। उसके बाद में ग्रॉस टोटल, आफ्टर having computed the income of each head separately, the gross total income representing the sum above amount computed under such head is arrived at। उसके बाद में हम इन सारे जो हेड से हमने इनकम जो निकाली है उसको क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम बना देंगे, टोटल उसको जोड़ देंगे और उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। और चैप्टर 6 से जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो प्रोवाइड करता है वेरियस डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। अब 6A में कई सारे जो हैं वो डिडक्शंस भी दिए अलाउ किए गए हैं, जो कि हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से करने हैं। उसके बाद में द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसईसी इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग सच अमाउंट कवर्ड अंडर चैप्टर। अब एक बार इसको आप समझ लीजिए, जैसे 5 हमारे हेड हो गए, 5 हेड की अलग अलग इनकम। किसी पर्सन को मान लीजिए सैलरीड है, तो उसकी सैलरी से जो इनकम होगी मेजर तो वही होगा। उसके बाद में अगर उसकी कहीं कोई इनकम हुई है प्रॉपर्टी से, वो देखी जाएगी, वो अलग तरह से कैलकुलेट की जाएगी, उसमें उसकी क्या इनकम मानी जाएगी। दूसरा है प्रॉफिट एंड और गेन, जो बिजनेस से कुछ हुए हैं, या कैपिटल गेन है, या फिफ्थ में उसके अलावा कोई और सोर्स है जहाँ से इनकम हुई है। इन पांचों को जोड़ लिया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर हम जो डिडक्शंस हैं वो करने के बाद में डिडक्शंस करेंगे, और डिडक्शन करने के बाद में फिर हम अराइव करेंगे, फिर हमारी जो निकल के आएगी वो होगी हमारी द टैक्सेबल इनकम, हमारी निकल के आ जाएगी। अब दूसरा हमारे दूसरी जो चीज़ आती है वो है कि एग्जाम्पशंस क्या हैं, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कुछ ऐसी इनकम है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं। सर्टेन कैटेगरी ऑफ इनकम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स,
सच इनकम इज़ नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो इनको क्या करना है, इनको हमारी जो इनकम कैलकुलेट जब हम करेंगे उसमें उनको जोड़ना नहीं है। अब असेसमेंट प्रोसीडिंग किस तरह से होंगी, एक बार हमारी इनकम निकल के आ गई कि टैक्सेबल इनकम क्या है, उसके बाद में कोई भी पर्सन है जिसकी टोटल इनकम जो है प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट जितना कि जिस पे टैक्स नहीं देना होता है, जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना होगा उस साल में, उससे ऊपर की जो भी जो इनकम होगी उस पर क्या करना होगा, उसको रिटर्न फाइल करना होगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 139। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म हैज़ टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रोड्यूस्ड आईटीआर। अलग अलग आईटीआर जो हैं वो फॉर्म्स हैं जो फाइल करने होते हैं, भरने होते हैं, जो सबके लिए अलग अलग हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग है और बाकी जो फर्म्स हैं उनके लिए अलग हैं। तो उस इस तरह से अपना जो रेस्पेक्टिव जो उनके फॉर्म होंगे वो फिल करने होंगे। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी डेट, जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट होती है फाइलिंग की, वहाँ तब तक उसको करना होता है। कोई भी इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किया गया है उसमें अगर कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको क्या है, दोबारा से दूसरा रिटर्न फाइल किया जा सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मिस्टेक कोई हुई है उसको करेक्ट करने के लिए उसको दोबारा से जो है रिटर्न फाइल उसका विद इन 1 ईयर जो है वो करना होता है। और रिटर्न अगर कोई लॉस डिक्लेयर कर रहा है, मान लीजिए कोई फर्म है जो लॉस डिक्लेयर कर रही है उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें क्या होगा, उनको should be filed before due date and any delay in filing such return declaring loss will result in denial of the benefit of carry forward। अब लॉस में क्या होता है, जैसे इनकम में तो इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन लॉस भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बट उसके लिए क्या है, जो फर्म लॉस डिक्लेयर कर रही है वो फाइल किया जाना चाहिए ड्यू डेट से पहले, और ड्यू डेट से पहले करेंगे तभी वो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और उनको सेट ऑफ किया जा सकता है, जो फ्यूचर में उनकी इनकम होगी उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। अब इसके बाद में क्या है, एक बार जब रिटर्न फाइल हो गया उसके बाद में द रिटर्न फाइल्ड बाई एन एसएससी इज असेस्ड बाई द एन ऑफिसर ड्यूली डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। अब वो एक बार रिटर्न जब फाइल हो गया तो ये हमारा जाता है असेसमेंट ऑफिसर के पास में, जो कि इसके लिए डेजिग्नेटेड होता है। अब असेसमेंट ऑफिसर क्या है, असेसमेंट ऑफिसर उसकी समरी बनाएगा, असेसमेंट करेगा उसका, कुड बी इन द नेचर ऑफ समरी असेसमेंट वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज एक्सेप्टेड अंडर 143(1) विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी। अब या तो कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं करेगा, जो भी है उसको वो मान लेगा, या फिर एओ क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं जो भी रिटर्न फर्निश किया गया है, और उसके बाद में हो सकता है कि जिसको हम क्या कहेंगे, स्क्रूटनाइज्ड असेसमेंट कहेंगे, या फिर अगर उन्हें कोई लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है तो उसमें कुछ क्या कर सकते हैं, वो इनकम टैक्स का इशू भी, डिमांड नोटिस भी, नोटिस ऑफ डिमांड भी इशू किया जा सकता है अगर कोई डिमांड उनकी बनती है। द डिमांड इफ एनी रेज्ड आफ्टर स्क्रूटनी असेसमेंट इज पेबल विद इन 30 days ऑफ द सर्विंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर एंड द डिमांड नोटिस टू द एसएससी। तो अगर उसमें कहीं पे असेसमेंट के टाइम पे असेसमेंट ऑफिसर जो है वो, उनको लगता है कि उसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है तो स्क्रूटनी करते हैं, और असेसमेंट के बाद अगर कुछ पाते हैं कि कोई डिमांड बन रही है इनकम टैक्स की, कोई डिमांड ले, तो फिर वो एक डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा, और डिमांड नोटिस इशू करने के बाद में जो पर्सन है उसको 30 दिन के अंदर, जब वो नोटिस रिसीव होने के बाद 30 दिन के अंदर उस डिमांड को क्या करना होता है, उस डिमांड को सर्व करना होता है। When a person failed to file his return of income as prescribed in this act, the AO can issue a notice। अब किसी ने मान लीजिए अगर इनकम आईटीआर जो है फाइल ही नहीं किया तो असेसमेंट ऑफिसर जो है वो नोटिस भी इशू कर सकते हैं उस केस में भी। Section 143, calling him to file a return and proceed to assess the income। AO can also reopen and reassess the income under the prescribed circumstances। तो ये है असेसमेंट ऑफिसर के पास कई सारी चीज़ें हैं, कई पावर्स हैं। वो या तो 142 सेक्शन के तहत क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं, साथ ही रीओपन और रीअसेस भी कर सकते हैं इनकम को अंडर प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टांसेस। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें तो एडवांस टैक्स की स्पेशली बात की जा रही है। एडवांस टैक्स इज पेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 210 आईटी एक्ट का है, वहाँ पर एडवांस टैक्स की बात की गई है, वहाँ पर बताया गया है एडवांस टैक्स राइजेज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न।
तो एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि जैसे भी आप कमाते जाओ वैसे आप पेमेंट करते जाओ। कॉर्पोरेट एसएससी के केस में एडवांस टैक्स जो पेबल है वो 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है। पहला तो पहले क्वार्टर की, जब हम ये क्वार्टरली है बेसिकली, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। तो जून क्वार्टर तक 15%, उसके बाद में सितंबर में 15 से लेकर 45% तक, दिसंबर में 15 से 75 तक, और मार्च में 15 से 100 तक का, मतलब पूरा 100% जो है वो एडवांस टैक्स पेबल है। द एडवांस टैक्स विच इज पेड बाई एन एसएससी ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इनकम मे एट टाइम्स फॉल शॉर्ट ऑफ द टॉक टैक्स पेबल एट पर रिटर्न ऑफ द इनकम। कई बार क्या है, एडवांस टैक्स जो पर्सन ने दिया है वो हो सकता है कि कम हो एक्चुअल जो बन के आएगा रिटर्न ऑफ द इनकम उसके हिसाब से। तो उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो दैट शैल बी पेड बाय द वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर द सेक्शन 140 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये है। उसके बाद में डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी कि टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो जो भी मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीडीएस। तो कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर हैं वो टीडीएस से एग्जेम्प्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एडवांस टैक्सेस एंड सेल्फ असेसमेंट, income tax is also payable through other modes, that is deduction at tax at source TDS and collection of tax at source। तो TDS और TCS दो चीज़ें हो गई हमारा। जो TDS के हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी ये डे टू डे नॉर्मल जो बिजनेस एक्टिविटी है वहाँ पर TDS इम्प्लाई होता है। बैंकिंग में business activities of a bank and are relevant when payment of specific nature are made। तो बिजनेस एक्टिविटी जो बैंक की होंगी उनमें, और जो स्पेसिफिक नेचर की जो पेमेंट वगैरह हैं वहाँ पर हमारा जो टीडीएस के जो नियम है वो लागू होते हैं। फॉलोइंग पेमेंट्स जनरली अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बैंक आर कवर्ड अंडर टीडीएस अंडर आईटी एक्ट। अब कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो टीडीएस के अंदर कवर होती हैं, जैसे कि सैलरीज। अब सैलरीज जब दी जाएंगी, सैलरी जो दी जाएंगी हमारे जो बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो सेक्शन 192 के तहत वो भी किस में आएंगी, टीडीएस के दायरे में आएंगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, तो दूसरे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा यानी कि एफडी वगैरह पे जो इंटरेस्ट है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जो पेमेंट किया जाएगा, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह जो पेमेंट किया जाएगा, इन सभी ये सभी जो हैं वो टीडीएस के दायरे में आती हैं। रेंट जो पेमेंट करते हैं, या प्रोफेशनल्स को बैंक ने हायर किया है, टेक्निकल फीस कोई पे की है, पेमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये टीडीएस के इन पर कटना चाहिए, और टीडीएस कट के उसको किसको वापस रिमिट होना चाहिए। द कंप्लाइंस विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू टीडीएस रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एज इट कॉस्ट ऑन ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन पेइंग सच अमाउंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन पर जो टीडीएस वाला जो है हमारा कंप्लाइंस इसका होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल अटेंशन इस पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पर्सन जो जो पेमेंट कर रहा है इस तरह की अमाउंट पे, उस पर इसका पूरा ओनस होता है। फर्स्टली द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर उनके पास होना चाहिए बाई फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म 49B। ठीक है। दूसरा है टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द गिवन रेट इन द फाइनेंस एक्ट एट द ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर। तो टीडीएस जो है, जो भी फाइनेंस एक्ट रेस्पेक्टिव ईयर्स का जो है, उसमें जो जिस रेट से कहा गया है उस रेट से टीडीएस को डिडक्ट कर देना है। और जो टैक्स डिडक्ट किया गया है सोर्स पे, उसको क्या करना है, गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। और सरकार के अकाउंट में उस पैसे को क्या करना है, रिमिट कर देना है, उस पैसे को भेज देना, बढ़ा देना है। कितने दिनों में, विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर वो पैसा जो भी टीडीएस कटा है पिछले महीने में, पिछले एक महीने के अंदर जो टैक्स कटा है, जो भी टीडीएस काटा गया है, उसको नेक्स्ट मंथ जो कमिंग मंथ आएगा उसके पहले हफ्ते में विद इन 1 वीक जो है वो क्या कर देना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। It should be noted that whenever the amount payable by way of interest, professional fee, rent are credited into account of the payee in the book of the payer without actually making payment to the person concerned is deemed to be payment and there is an obligation of tax at source। अब मान लीजिए कोई पेमेंट ऐसी की गई है जो कि क्या है, बुक में दिखाई गई है बट एक्चुअल में पेमेंट नहीं की गई है, बट ये सभी किस में आएंगी, ये सभी जो हैं वो टीडीएस के दायरे में तब भी आ जाएंगी। फ्रीक्वेंटली पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड टू नॉन रेजिडेंट्स को भी कई सारी पेमेंट की जाती हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द रिलीवेंट
Section 195 covers payment, interest, and any other sum not being salaries. The deduction of tax on payment made to non-resident under 195 is also given in the Financial Act. तो वही है साथियों, सारी चीज़ें मतलब जो TDS वगैरह में जो कटेगा वो क्या करना है, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। टाइम पीरियड उसका दे रखा है कि विद इन फर्स्ट वीक, जो भी पूरे महीने का जो TDS होगा वो नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर वो कर देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के साथ में हमारा क्या है, मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो ऐसा ना हो कि उसको दो दो जगह टैक्स देना पड़े। यानी कि इंडिया में अगर जो इनकम हो रही है तो इंडिया में भी टैक्स दे रहा है किसी पर्टिकुलर इनकम के लिए, और वो दूसरे कंट्री में भी दे रहा है। द रेट गिवन इन द डबल टैक्सेशन अवॉइडेबल एग्रीमेंट, तो वहाँ पर एक कुछ कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का एग्रीमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेबल एग्रीमेंट, DTAA। तो उस अगर रेस्पेक्टिव कंट्री के साथ हो रखा है तो वहाँ पर क्या है, व्हेन द रेसिपेंट इज रेजिडेंट विल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा हो रखा है तो वहाँ पर उसके तहत DTAA के तहत जो है उसके तहत काम होंगे। द रेट एप्लीकेबल एज पर DTAA विल हैव टू बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ TDS। तो इसके हिसाब से फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेबल एग्रीमेंट जो है उसके हिसाब से जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, TDS एप्लीकेबल होगा, उसी को हमें लागू करना है व्हेन इट इज लोअर देन द रेट गिवन इन द फाइनेंस एक्ट। A person deducting tax at source is required to file quarterly return of TDS in prescribed form for salaries other than salaries and payment to non-resident। तो जो पर्सन TDS डिडक्ट कर रहा है, स्पेशली जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंकिंग की, अगर बात करें तो बैंक TDS डिडक्ट करेगा सैलरीज पे, तो उनको क्या करना है, क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना हो। मान लीजिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जब सैलरी दी जाएगी तो उसमें TDS डिडक्ट किया जाएगा, तो TDS जो डिडक्ट किया जाएगा उसके अगेंस्ट में हर क्वार्टरली क्या है, वो एक रिटर्न जो है TDS का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो फाइल करना होगा, अदर देन सैलरीज एंड पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की जो सैलरी और पेमेंट है उसको छोड़कर बाकी लोगों की जो सैलरी है उसमें जो पेमेंट की जा रही है उसके लिए TDS क्वार्टरली फाइल करना होगा। दीज रिटर्न्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन कंप्यूटर मीडिया, तो ये भी ऑनलाइन करना होगा। It should be noted that as per government provision of 40A of Income Tax Act, any failure to deduct tax at source or payment of TDS into government account result in disallowance of the relevant tax। अच्छा, अब ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये है कि सेक्शन 40A जो है टैक्स इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी अगर आपने कोई पेमेंट की और उसमें क्या हुआ, आपने या तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, TDS आपने डिडक्ट नहीं किया, या फिर आपने TDS डिडक्ट किया बट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं किया, दोनों ही केस में क्या होगा, उस रिलेवेंट एक्सपेंडिचर का जो अपना एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर ही तो है, जो सैलरी अगर बैंक पे कर रहा है तो बैंक के लिए तो एक्सपेंडिचर है, किसी को ब्रोकरेज कमीशन रेंट वगैरह पे कर रहा है तो वो सारे एक्सपेंडिचर हैं। तो उस पर अगर आपने या तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया या किया तो गवर्नमेंट को फिर आगे नहीं दिया, उस केस में क्या होगा, उसको क्या होगा, रिलेवेंट एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस हो जाएगा इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ बैंक। बैंक की जब इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो उसमें उसको एज ए एक्सपेंडिचर नहीं लिया, ट्रीट किया जाएगा। अ पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी मेड बाई अ बैंक टू अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन विच, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, इससे और आपको समझ जाएगा। मान लीजिए कि बैंक ने कोई ₹1,00,000 की पेमेंट की किसी कॉन्ट्रैक्टर को जिस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया, TDS नहीं काटा गया, तो वो पूरा जो 1,00,000 का जो अमाउंट है वो वापस, यानी कि हालांकि बैंक ने पेमेंट की है, बैंक के लिए वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो 1,00,000 जो है वापस इनकम में ही ऐड हो जाएगा, उसको एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। और बैंक को जब इनकम, जब बैंक की कैलकुलेट होगी तो उसमें वो जुड़ा हुआ मिलेगा और बैंक को उस पर क्या करना होगा, बैंक को उस पर टैक्स पे करना होगा। बिसाइड इम्प्रॉपर और नॉन कंप्लाइंस विद रिगार्ड टू TDS ऑल्सो अट्रैक्ट। अब ये तो एक चीज़ तो ये हो गई कि बैंक को उस पर टैक्स देना होगा और उसकी जो एक्सपेंडिचर में वो चीज़ नहीं आएगी। दूसरा क्या है, अगर इस तरह के नॉन कंप्लाइंस होते हैं तो TDS के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर क्या है, लेवाई ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है और प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कोई जो है वो सज़ा भी हो सकती है।
नॉन कॉम्प्लाइंस विद प्रोविजन रिलेटिंग टू TDS अट्रैक्ट। अब TDS के अगर नॉन कॉम्प्लाइंस होते हैं तो उसके कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्या हो सकता है उसमें, उसमें है कि 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन, तो जो जिसको डिडक्शन करना चाहिए था उससे क्या हो सकता है, उससे रिकवरी हो सकती है। ऐसे ही नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स इनटू गवर्नमेंट अकाउंट करेक्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, यानी कि आपने TDS काटा था, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में क्या हो सकता है, उसमें प्रोसीडिंग एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ टू 7 ईयर तक हो सकता है अंडर सेक्शन 276B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो काफ़ी सीरियस मामला है, यानी कि आपने TDS काटा है और बट गवर्नमेंट को नहीं दिया। एनी फेलियर टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ 200 पर डे फॉर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। तो इस तरह का कोई अगर होता है, रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर 200 रुपये पर डे के हिसाब से क्या होगा, पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। अब अगर हम बात करें पैन कार्ड की, पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। ये सब साथियों कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको शायद पता हो, 100% लगता है आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, कि जब भी पैसा जमा करना है 50,000 से ऊपर तो उसमें क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और पैन कार्ड अगर नहीं है तो क्या होगा, फॉर्म 60 या 61 उसमें दिए जाते हैं। तो ये है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है CTT was introduced under the chapter 7 of फाइनेंस एक्ट 2013। तो इसमें क्या था, a transaction shall be taxable as a CTT only if it is sale of commodity derivative, commodities other than agriculture commodities and commodities traded in recognized association। तो 2013 में क्या था, ये CTT का नाम आया या इनको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें क्या कहा गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको टैक्स, वो टैक्सेबल होगा एज अ CTT, यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पर लगेगा अगर 3 कंडीशन उसमें दी गई हैं। पहला तो है कि वो क्या होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो सेल ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव होना चाहिए, कोई ना कोई कमोडिटी डेरिवेटिव की सेल की बात हो रही हो। दूसरा है वो कमोडिटी जो होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, अदर देन एग्रीकल्चर होना चाहिए। तीसरी बात आती है हमारी कमोडिटी ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। तो ये तीनों अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं देन वो जो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो अंडर CTT आ जाएगा। अब कम्युनिटी जो भी हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटी हैं वो क्या करेंगी, CTT अट्रैक्ट नहीं करेंगी, और उसमें 0.01% का चार्ज किया जाएगा। Every recognized association SSC shall collect CTT from seller who enters into transaction of such recognized CTT। तो ये है साथियों, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको एक इतना ध्यान रखना है कि एक CTT नाम की कोई चीज़ है जो क्या है 2013 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2013 जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर आया था ये, और उसमें 3 चीज़ों की 3 जो कंडीशंस हैं उनको आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिनको हम CTT के दायरे में जो आएंगी। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमारा GST का हम ले लेते हैं। तो साथियों आपको पता है जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो GST जिसे हम कहते हैं वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और पूरे नेशन पे एप्लीकेबल है। एक इनडायरेक्ट टैक्स GST क्या है, सिंगल टैक्स। इसकी बेसिकली इसको लाने का जो रीज़न था वही ये था कि पहले क्या था, टैक्स में काफ़ी ज़्यादा एनोमोलीज थी, अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस कई सारे होते थे, कन्फ्यूजन होता था। तो उन सभी को हटाकर एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम एक ले आया गया जिसको हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें एक ओवरव्यू GST का है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर तक जो है वो सप्लाई होगी, वहाँ पर क्या है, सिंगल टैक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। Credit of input tax paid at each stage will be available to the subsequent stage of valuation, which make GST essentially a tax only on the value addition at each stage। तो हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन होगी तो नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा, नेक्स्ट जो लेडर में नीचे आएगा उसको उसी का टैक्स देना होगा। फाइनल कंज्यूमर जो है उसको कितना टैक्स बियर करना पड़ेगा, उसको बियर करना पड़ेगा वो GST जो चार्ज करा जाएगा किसके द्वारा, बाई लास्ट डीलर इन द
सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन में जो लास्ट डीलर होगा उसके द्वारा जो चार्ज किया जाएगा उतना ही जो एंड कंज्यूमर है उसको बियर करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस बेनिफिट ऑफ टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। कई सारे बेनिफिट हैं जीएसटी के। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इजी कंप्लाइंस है, इसका सीधा स्ट्रक्चर है जिसको आसानी से समझ आ सकता है। यूनिफॉर्मिटी आ गई इसमें टैक्स रेट और स्ट्रक्चर में, पहले अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस लगते थे अलग अलग स्टेट्स में। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूव्ड कम्पिटिटिवनेस, तो रेट जो स्ट्रक्चर था टैक्स स्ट्रक्चर का वो प्रॉपर हो गया है, साथ ही जो कैस्केडिंग टैक्सेस हैं उनका रिमूवल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेटर कंट्रोल ऑन, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसमें जो लीकेज है उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि टैक्स लीकेज ना हो, रेवेन्यू लीकेज ना हो, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। हायर रेवेन्यू एफिकेसी है, ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता है। फॉर द कंज्यूमर द बेनिफिट कैन बी ग्रुप्ड अंडर सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स। कंज्यूमर के लिए यही है कि कम से कम ये सिंगल और ट्रांसपेरेंट चीज़ है जिससे कि टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जितनी वैल्यू होगी गुड्स और सर्विस की उसके हिसाब से ये उसी के प्रोपोर्शनेट में देना है। जीएसटी सब्ज्यूम्स टैक्सेस लिवाइज्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये सारे जो टैक्सेस थे इनको क्या करा गया, पहले जो इतने सारे जो टैक्सेस होते थे उनको हटा दिया गया, इनको सबको जोड़ के फिर क्या बना दिया गया हमारा जीएसटी। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट इकोनॉमी एंड इम्प्रूव ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो हमारे जो नेशन है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीएसटी अच्छा है, ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा। और जीएसटी में क्या है, ड्यूअल जीएसटी की यहाँ पर बात की गई है, एक सेंटर और एक स्टेट की। जो जीएसटी लिवाइज्ड बाय द सेंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड, जहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और सर्विसेज कॉल्ड गुड्स और सर्विस कॉल्ड द सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, है ना। और लिवाइज बाय द स्टेट यूनियन टेरिटरी, जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लगाए जाते हैं जीएसटी उसे हम क्या कहते हैं, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, जैसा भी केस हो। सिमिलरली इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ना, आईजीएसटी इज द दैट लिवाइड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंटर ऑन एवरी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये है साथियों थोड़ा बहुत और जीएसटी का महिमा मंडन है कि मतलब 160 कंट्री में लागू है और 2000 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ लागू हो गया है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि ये क्या करेगा, ये काफ़ी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक सुधारेगा। अब जीएसटी में इंपोर्ट की बात है कि इंपोर्ट के केस में क्या होगा जीएसटी में, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है स्पेशली बीन डिफाइंड अंडर आईजीएसटी एक्ट 2017। तो आईजीएसटी एक्ट 2017 का जो है उसमें अलग से इसमें इंपोर्ट की बात, इंपोर्ट को डिफाइन किया गया है, इंपोर्ट की सर्विसेज जो है उनको डिफाइन किया गया है। रेफर टू सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो सप्लायर जो है कोई सर्विस ऐसी है जो पर्सन जो है वो सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड करता है, और रेसिपेंट जो है वो इंडिया का है। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया का पर्सन है जो रेसिपेंट है, इंडिया में बैठा है रेसिपेंट, और जो सप्लायर है वो बाहर कहीं बैठा है दूसरे कंट्री में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसको कहा जाएगा। तो वही है साथियों, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। दस इन जनरल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। इन जनरल क्या है कि कोई भी सर्विस अगर ली गई है लेकिन उसके बदले में अगर कंसिडरेशन यानी कि उसके बदले में कुछ पैसा या कुछ उसकी पेमेंट नहीं की गई है तो उसको सप्लाई की तरह, जो सर्विस की जो सप्लाई है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाउएवर बिजनेस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। फर्दर इन द व्यू प्रोविजन कंटेंट इन द शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन in course of further the business shall be treated as supply even if it is made without any consideration। तो ये है साथियों द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज डिफाइंड इन। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो एक केस में ये है कि उसको हम सब जो सप्लाई की जाएगी उसको हम क्या नहीं मानेंगे, उसको हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे, नॉट रिक्वायर्ड टू बी। और दूसरे केस में क्या है, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द शेड्यूल 1 ऑफ
CGST 2017, the import of services by a taxable person from a related person or from a distant person as defined in section 25 of the, अब जो सेक्शन 25 में जो दिखाया गया है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी कोई रिलेटेड पर्सन है और वो अगर प्रोवाइड करता है, जैसा कि जो प्रोविजन किस में दिए हुए हैं, जो प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे सेक्शन 25 में, उसके तहत अगर कुछ किया जाता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, चाहे भले ही उसमें कोई भी कंसिडरेशन ना दिया गया हो। एज पर द प्रोविजन कंटेन सेक्शन 21 ऑफ IGST एक्ट, all import of services made on or after appointment of 1 July 2017 will be liable on to Income Tax Act, whether the transaction for